तो दोस्तों इस बार बीएड के लिए जो आवेदन है ये 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि इस बार की परीक्षा कब हो रही है। तो देखो 2 साल का ये जो पाठ्यक्रम है जिसका आयोजन लगातार तीसरी बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय करवाएगा और परीक्षा तिथियां भी यहाँ पर लगभग घोषित कर दी गई हैं। कहा जा रहा है कि राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है। तो फिलहाल जो फॉर्म है ये 15 फरवरी से शुरू होंगे। अभी फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन परीक्षा की जो तिथियां हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि परीक्षा आपकी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में करवाई जाएगी, यानी कि 22 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में करवाई जाएगी। तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में तीसरी बार ये परीक्षा आयोजित होगी और प्रदेश में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से शुरू होंगे और इसकी जो परीक्षा हो रही है वो कब हो रही है, तो अप्रैल में करवाई जाएगी। ठीक है, और ये लगातार तीसरी बार है जब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को ये जानकारी जो है वो सौंपी गई है। कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने बताया कि शासन के निर्देश पर पिछले 2 वर्ष शुचितापूर्ण पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराकर तय समय में परीक्षा परिणाम घोषित कर काउंसलिंग कराई गई और ये तीसरी बार होगा जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। वेबसाइट वही रहेगी पुरानी वाली www.bujhansi.ac.in पर अभ्यर्थी जो हैं वो 15 फरवरी से आवेदन कर पाएंगे। तो परीक्षा तिथि के बारे में ये एक लेटेस्ट अपडेट है, बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाहते थे तो उनके लिए। और देखो अगली जो खबर है ना, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीट की जो परीक्षा होने वाली है ये 27 और 28 फरवरी को आयोजित की जाएगी। तो 27-28 फरवरी को 3 पारियों में रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर कोई विशेष नहीं, आप जो भी वस्त्र पहनते हैं सामान्य ड्रेस कोड लागू होगा। हालांकि ये सभी के लिए कंपलसरी होगा। बायोमेट्रिक से होगी अभ्यर्थियों की एंट्री और अभ्यर्थियों को लाना होगा अपना कलर आइडेंटिटी कार्ड। तो देखो ये जो परीक्षा है ये राजस्थान में करवाई जाएगी, राजस्थान के 41 जिलों में, और कुल मिला के 48 शहर हैं जहाँ पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो एक बात का तो आप लोग जब जाइएगा तो ध्यान रखिएगा कि जो भी अनुदेश दिए गए हैं आपके एडमिट कार्ड में, एडमिट कार्ड 19 तारीख से आपको डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे ना उसके मुताबिक आप अपना ड्रेस कोड और बाकी तैयारियां करके जाइएगा। खैर जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो मैं आपको फिर से सूचित कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें लेकर आपको जानी है। रेलवे में एक बड़ी भर्ती आने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके बारे में हाल ही में एक घोषणा की है कि वो लगभग 1 लाख पदों पर, एग्जैक्टली जो फिगर उन्होंने दिया है वो 95,000 का है, तो लगभग 1 लाख पदों पर यहाँ पर नई भर्ती रेलवे में शीघ्र शुरू की जाएगी। और ये भी है कि ये नई नौकरियाँ हाल ही में आयोजित 1.5 लाख रेलवे भर्तियों के अतिरिक्त होंगी। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 1 लाख नई भर्तियों के लिए आपको सजग होना पड़ेगा। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो भर्ती होगी वही रहेगी और संख्या भी पर्याप्त है। तो अगर रेलवे में जॉब करना है तो ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अवसर हो सकता है। और देखो यहाँ पर बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया हुआ है। यहाँ पर एक बात तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों में कहा है कि आरक्षण का दावा करना भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि राज्यों को मनमानी या मनमौजी करने का अधिकार है। अगर कोई राज्य आरक्षण नहीं देने का निर्णय करता है तो ये तथ्यों और वैध तर्क पर आधारित होना चाहिए। मामला जो है ये यानी कि 29 जुलाई 2010 को एक विज्ञापन जारी किया गया था चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्ती के लिए, और इस विज्ञापन में कुल पदों की संख्या, आरक्षित और सामान्य कोटे के पदों की संख्या का उल्लेख ही नहीं था। तो कोर्ट ने कहा कि किसी भर्ती विज्ञापन में आरक्षित अनारक्षित सीटों की कुल संख्या का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है तो वह पारदर्शिता की कमी के कारण अमान्य और अवैध होगी। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि चूंकि अपीलकर्ता कर्मचारी का चयन और नियुक्ति ही कानून की दृष्टि में अमान्य है, इसलिए हाई कोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों का नया पैनल बनाने का निर्देश देकर कोई गलती नहीं की है। मतलब एक तरीके से जो चयनित हुए हैं, जो अचयनित हैं, उनको बाहर करते हुए एक नया पैनल, एक नई लिस्ट तैयार करने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। बिल्कुल ये 69,000 शिक्षक भर्ती जैसा आदेश यहाँ पर आया हुआ है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो आज सुनवाई भी होनी है सुप्रीम कोर्ट में। शाम तक आपको न्यूज़ मिल पाएगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। लेकिन बिल्कुल उसी प्रकार का मामला यहाँ पर भी है कि जो रिजर्वेशन है
उसमें पारदर्शिता नहीं बरती गई है, तो कोर्ट ने यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट को रद्द कर दिया है और कहा है कि रिजर्वेशन के नियमों के मुताबिक जो लिस्ट है वो तैयार किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार जब नियुक्ति प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए की गई हर कार्रवाई अवैध है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे। देखो ये जो मामला है ना, ये 69,000 से थोड़ा सा रिलेट तो करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है ना कि रिजर्वेशन को लेकर, मतलब जब 2010 में ये लिस्ट जारी की गई तो उसमें रिजर्वेशन नहीं लागू किया गया था, और अब 69,000 वाले में मैटर ये है कि इसमें रिजर्वेशन का पालन नहीं किया गया, तो दोनों लगभग एक जैसी स्थिति बन रही है। और जब लिस्ट तैयार होती है तो फाइनल लिस्ट में ये है ना कि रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं किया गया। ये एक लाइन अंडरलाइन आप कर सकते हैं दोनों भर्तियों में, 69,000 में भी और इस भर्ती में भी, कि रिजर्वेशन के नियमों का पालन अगर नहीं किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चूँकि अब यहाँ पर जो नियमावली है, यानी कि रिजर्वेशन का जो रूल है, उसको बिना पालन किए हुए जो सूची बनाई गई है तो फिर से सूची बनाई जाएगी। मतलब चयनित उम्मीदवारों का नया पैनल बनाने का निर्देश देकर कोई गलती नहीं की। मतलब यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनको फिर से री लिस्ट किया जाएगा, उनकी फिर से लिस्ट बनाने के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सेम यही आदेश 69,000 में भी आया था, जो कि मामला कोर्ट में है। तो कोर्ट ने अपीलकर्ता कर्मचारी अमृत यादव, यहाँ पर कर्मचारी अमृत यादव जिनका चयन हुआ था, उन्होंने अपने जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात की थी, तो उनसे उन्होंने ये कहा कि आपको पक्षकार बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये नियुक्ति प्रक्रिया अमान्य है, इलीगल है, तो फिर मतलब हर चीज़ यहाँ पर इलीगल है, आपको पक्षकार बनाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी। तो निश्चित रूप से ये ना एक बेंचमार्क साबित हो सकता है 69,000 के लिए। फिलहाल अभी जो भी अपडेट रहेगी शाम तक आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ मिलता जुलता सा तो प्रतीत हो ही रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, और आप यहाँ पर देखिए जेईई मेंस की जो फाइनल आंसर की है वो जारी की गई है। 12 प्रश्न यहाँ पर हटाए गए हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन जनवरी 17 की फाइनल आंसर की जारी की है। यहाँ पर जो 12 प्रश्न हटाए गए हैं उसके लिए सभी को कॉमन अंक दे दिए गए हैं, यानी कि कोई भी अभ्यर्थी जिसने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, सबके 12 नंबर यहाँ पर मतलब बढ़ गए हैं। तो 12 नंबर सबके बढ़ गए हैं, और इसमें सबसे अधिक जो 8 प्रश्न हैं वो फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री और मैथ के यहाँ पर 2-2 प्रश्न हैं। तो आंसर की मदद से अभ्यर्थी संभावित स्कोर और परसेंटाइल का आकलन अब कर सकते हैं। वहीं जेईई मेन का परिणाम कभी भी जारी किया जा सकता है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि यूपी में चल रही 60,000 से अधिक सिपाही भर्ती परीक्षा में अब शारीरिक दक्षता परीक्षा हो रही है, जिसमें 4,451 अभ्यर्थी जो हैं फिलहाल अब फिजिकली यहाँ पर फिट पाए गए हैं। प्रक्रिया जो शुरू हो गई है, प्रदेश के 12 परीक्षा स्थलों पर सुबह 6 बजे अभ्यर्थियों की परीक्षा शुरू हुई है, और भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष डीजी राजीव कृष्ण के मुताबिक किसी भी जगह से कोई गड़बड़ी की शिकायत नहीं आई है। दूसरे चरण की परीक्षा के लिए सोमवार को वेबसाइट upppb.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं। और जो अगली न्यूज़ है, ये यूपी के जो कक्षा 9, 10 और 11, 12 के छात्र हैं जिन्होंने आवेदन किया हुआ है स्कॉलरशिप के लिए, उनसे जुड़ी हुई खबर है। यहाँ पर देखो कक्षा 9, 10 में देखा जाए तो कुल मिला के 12,30,819 छात्रों ने आवेदन किया था, जिनमें से 10,11,871 के आवेदन स्वीकृत हो गए हैं। मतलब 2.5 लाख, लगभग 2.25 लाख 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थियों के जो फार्म है छात्रवृत्ति वाले वो रिजेक्ट किए गए हैं। हालांकि कक्षा 11, 12 में इंटरमीडिएट के सभी जो छात्र हैं 9,65,322 छात्र, उनका जो आवेदन है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी कि यहाँ पर इंटर वालों को तो पूरा मिलने वाला है, उनको जितनी भी मतलब जितने लोगों ने आवेदन किया था सभी को मिलेगा, लेकिन हाई स्कूल वालों में 2.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जिनके फार्म जो है रिजेक्ट हो गए हैं। बाकी जो अभ्यर्थी हैं मतलब कक्षा 12 के बाद जो पढ़ना चाहते हैं उनके भी 19,20,458 आवेदन जो स्वीकृत हुए हैं। अब ये जो राशि है ना सीधे उनके खातों में जल्द ही भेज दी जाएगी। तो सोमवार को सचिवालय स्थित नवीन भवन सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक में परिवार वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इसे लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो बहुत ही जल्द, और ये जो लिस्ट है ये किसकी है, तो पिछड़ा वर्ग के छात्रों की ये लिस्ट है, ठीक है। तो पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर कक्षा 9, 10 में जिन्होंने आवेदन किया था, 11, 12 में जिन्होंने आवेदन किया था और बाकी जिन लोगों ने आवेदन किया था सभी को छात्रवृत्ति उनके खाते में आने वाली है। बहुत ही जल्द उनके खाते में जो राशि है वो भेज दी जाएगी। और दोस्तों बात करें अगर उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड या फिर जीआईसी प्रवक्ता या फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में, तो
इसके बारे में अपडेट मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ। हालांकि आज की अखबारों में भी जो मैंने कल आपको बताया था वो खबर आज प्रकाशित हुई है और आयोग ये कह रहा है कि फिलहाल हमको कोई भी नया अध्याचन नहीं मिला है। कल जो मामला था वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का था। उसमें आरोप ये था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अध्याचन का प्रारूप ही नहीं भेजा है, तो उसको अध्याचन कैसे भेजा जाए, और जब तक अध्याचन भेजा ही नहीं जाएगा तब तक जो है कैलेंडर कैसे जारी किया जा सकता है। वहीं पर अगर बात करें आज जो खबर है यह यूपीपीएससी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यूपीपीएससी को भी अभी तक ई अध्याचन का इंतज़ार है और ई अध्याचन आने के पश्चात ही यहाँ पर जो विज्ञप्ति है वो जारी की जाएगी। हालांकि अखबारों ने यहाँ पर दोनों खबरों को बिल्कुल मेवा मिक्स कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का भी नाम ले लिया है, यूपीपीएससी का भी नाम ले लिया है। हालांकि बात तो सही है कि यूपीपीएससी और शिक्षा सेवा आयोग दोनों को ही अभी अध्याचन नहीं मिला है और फिलहाल तो यूपीपीएससी ने एक ऐसे ही रफ खाका बना के कैलेंडर भी जारी कर दिया है जिसमें किसी मुख्य परीक्षा के बारे में कोई खास कुछ पता नहीं है। हाँ, यूपीपीएससी की परीक्षा अक्टूबर में कराई जाएगी ये बता दिया गया और बाकी जो आरओआरओ की परीक्षा है इसके बारे में अभी तक डेट ही नहीं आई है। तो माना जा रहा है कि मई जून में ये परीक्षा हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें आज के अखबारों में हैं और मुझे लगा कि इनको यहाँ पर इंक्लूड करते हुए एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलनी चाहिए। तो ये सेशन फ्रेंड्स बेसिकली न्यूज़ सेशन और आपके जॉब के लिए समर्पित रहता है। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप समर्थन करना चाहते हैं तो बस लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। शेष अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।